India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई के बारे में बताएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से और उसके आदेश से बनाई गई समिति को केंद्र ने संशोधन लाकर एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में परिवर्तन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के चुनाव में सीजेआई की भूमिका खत्म किए जाने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ के मामले में व्यस्त होने की वजह से इस मामले की सुनवाई को किसी और दिन के लिए रख दिया जाए। वहीं मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि वे आज दिन भर संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध संवैधानिक महत्व के मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में व्यस्त है, लेकिन इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले की सुनवाई पहले मैटर के तौर पर करने की गुहार लगाई, तो कोर्ट ने पहले ही टोका कि एक मामले की सुनवाई करने के बाद क्या करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब संविधान पीठ के समक्ष सरकार का पक्ष रखने में अपनी व्यस्तता की वजह से सुनवाई किसी और दिन टालने की बात कही, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल की व्यस्तता की वजह से किसी भी मुकदमे की सुनवाई टाली नहीं जानी चाहिए। सरकारी पैनल में 17 और अधिकारी भी हैं। लेकिन कोर्ट ने भूषण को इस दलील को दरकिनार करते हुए कहा कि एसजी अपनी उपलब्धता की जानकारी दें कि वो कब फ्री है। कोर्ट उसी अनुरूप आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर के जल निकायों को सुरक्षित रख पाने में असफल रहने और उन जल निकायों पर अतिक्रमण की अनुमति देकर सरकार कैसे स्मार्ट बन सकती है। जस्टिस अभय अशोक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार 21 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा। कोर्ट ने अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अनासागर झील और लूनी नदी पर प्रदूषण और अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए झील की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, अगर शहर अपने जल निकायों की सुरक्षा करने में विफल है तो कैसे वह स्मार्ट सिटी बनेगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में संगम में प्रदूषण के मामले में एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि वो सीपीसीबी की रिपोर्ट पर एक्शन लेगा। साथ ही यूपी पीसीबी गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक हफ्ते में लेटेस्ट रिपोर्ट भी दाखिल करेगा। एनजीटी ने यह बात तब कही जब यूपी सरकार ने कहा कि वो सीपीसीबी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी और गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक हफ्ते में नई रिपोर्ट दाखिल करेगी। फिलहाल एनजीटी इस मामले पर 28 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यूपी पीसीबी की रिपोर्ट पर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह रिपोर्ट सीपीसीबी की रिपोर्ट के समय के पहले की है और यूपी कोई नई रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाया है, क्योंकि यूपी पीसीबी की जो रिपोर्ट है वह इस साल 12 जनवरी से पहले की है, जबकि सीपीसीबी की रिपोर्ट उसके बाद की है। एनजीटी ने यूपी पीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है। हालांकि रिपोर्ट विस्तृत है, लेकिन पानी की गुणवत्ता से जुड़े सारे मापदंडों का भी जिक्र नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया, लेकिन कहीं भी
अपशिष्ट जल संदूषण बताने वाले फोकल कोलिफॉर्म का जिक्र नहीं है। क्या आपने हमारा समय बर्बाद करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की है? एनजीटी ने कहा कि अगर पॉइंट के हिसाब से नदी के पानी की गुणवत्ता नहीं बताई जा सकती है तो 1 किलोमीटर में अगर प्रदूषण नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी नदी प्रदूषित नहीं है। यूपीपीसीबी की इस दलील पर एनजीटी ने नाराजगी जताई और कहा कि जहां से सीपीसीबी ने गंगा यमुना में सैंपल लिया है वहां पानी प्रदूषित था, लेकिन जहां से हमने लिया वहां पानी साफ था। एनजीटी ने पूछा कि क्या यूपी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है। एनजीटी ने कहा कि सीपीसीबी या यूपीपीसीबी में से कोई एक गलत है। दो संस्थाएं क्या आमने सामने हैं और एक दूसरे की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि सीपीसीबी अपनी रिपोर्ट के साथ टेस्ट रिपोर्ट दे। दरअसल संगम में प्रदूषित पानी की गुणवत्ता को लेकर सीपीसीबी और यूपीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए। सीपीसीबी का कहना था कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी स्नान लायक नहीं है, वहीं यूपीपीसीबी का कहना था यह पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। क्या भारत के कोर्ट्स को आर्बिट्रल अवार्ड मॉडिफाई करने का अधिकार? वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ और उससे जुड़ी मौतों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। साथ ही अदालत ने रेलवे एक्ट को पूरी भावना के साथ लागू करने को कहा है। रेलवे अधिनियम की धारा 57 पूरी तरह से लागू की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय रेलवे के पास ये आकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्टेशन पर कितने लोग हैं। मामले पर केंद्र ने कहा कि हमारे पास देश के विशिष्ट मुद्दे हैं, रेलवे निश्चित रूप से मुद्दों पर गौर करेगा। केंद्र ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मुआवजे से जनहानि की भरपाई नहीं की जा सकती। वह इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों से इस बात पर विचार करने और रेलवे एक्ट को पूरी भावना के साथ लागू करने को कहा है। इसके साथ ही इस पर भी विचार करने को कहा है कि कैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह नागरिकों के जीवन के बारे में है और इसके लिए रेलवे अधिनियम की धारा 57 पूरी तरह से लागू की जाए। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के पास यह आकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्टेशन पर कितने लोग हैं। वहीं केंद्र ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुआवजे से जनहानि की भरपाई नहीं की जा सकती। हालांकि हमारे पास इससे जुड़े देश भर के विशिष्ट मुद्दे हैं और हम आश्वासन देते हैं कि रेलवे निश्चित रूप से इन मुद्दों पर विचार करेगा। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट 26 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी की मुख्य पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में नदी के पानी की गुणवत्ता के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए। इसने बताया कि महाकुंभ के दौरान देश भर से आए लोग जहां डुबकी लगा रहे हैं वहां नदी के पानी की जांच में फेकल कोलिफॉर्म या मानव या पशुओं के मल का मिश्रण का उच्च स्तर पाया गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि नदी का पानी स्नान करने के लिए उसकी प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। विशेष रूप से फेकल कोलिफॉर्म के स्तर के संबंध में आयोजन के दौरान सभी निगरानी स्थानों पर। सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया, नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर सभी निगरानी स्थानों पर फेकल कोलिफॉर्म के संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं, जिसमें स्नान के शुभ दिन भी शामिल हैं, जिससे अंततः मल की मात्रा बढ़ जाती है। सीपीसीबी की 3 फरवरी 2025 की रिपोर्ट एनजीटी की मुख्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल हैं। पीठ वर्तमान में वाराणसी के एडवोकेट सौरभ तिवारी द्वारा प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ माघ मेले और कुंभ मेले के संदर्भ में गंगा और यमुना नदी में नालों के माध्यम से
अनुपचारित सीवेज के निर्वहन के आरोपों की भी जांच कर रही है। सीपीसीबी द्वारा रिपोर्ट एनजीटी द्वारा सीपीसीबी और यूपीपीसीबी को जारी निर्देश 23 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार उसके अनुसरण में दायर की गई। एनजीटी का आदेश इस प्रकार है। सीपीसीबी और यूपीपीसीबी एक ही दिन में नमूने की दोहराव से बचने के लिए नियमित अंतराल पर कम से कम सप्ताह में 2 बार गंगा और यमुना नदी से पानी के नमूने लेंगे और यूपीपीसीबी और सीपीसीबी की वेबसाइट पर नमूना विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्शित करेंगे। रिपोर्ट में एसटीपी और जियो ट्यूब का प्रदर्शन भी शामिल होगा। हालांकि सोमवार को पीठ ने कहा कि यूपीपीसीबी को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित कोई व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली। पीठ ने कहा कि प्रभारी सेंट्रल लैब यूपीपीसीबी द्वारा भेजे गए कवरिंग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला है कि विभिन्न स्थानों पर मल और कुल कोलिफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एनजीटी ने सदस्य सचिव यूपीपीसीबी और संबंधित राज्य प्राधिकरण जो प्रयागराज में गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है को वर्चुअल रूप से पेश होने का निर्देश दिया। क्या भारत के न्यायालयों को मध्यस्थ पुरस्कार में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के सामने है। ये बेंच प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई, संजय कुमार, के.वी. विश्वनाथन और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के सामने पेश है। आज की तारीख में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 और 37 सिर्फ अदालतों को पुरस्कार अलग रखें करने का अधिकार देते हैं, लेकिन संशोधित करने का नहीं। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ जानेंगे इंडिया लीगल रिसर्चर सौरभ रंका से। सौरभ बताइए। अगर कोई अवार्ड एरर या गलती होती है तो कोर्ट सिर्फ पूरा अवार्ड रद्द कर सकता है, छोटी छोटी करेक्शंस नहीं कर सकता। आज कोर्ट में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही था। एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पिटिशनर्स का कहना है कि अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो कोर्ट को पावर मिलनी चाहिए कि वो उसे मॉडिफाई कर सके ताकि अननेसेसरी डिले और कॉस्ट ये सब ना आ पाए। दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि अगर कोर्ट को मॉडिफाई करने का अधिकार दिया गया तो आर्बिट्रेशन की फाइनलिटी खत्म हो जाएगी और लोग हर अवार्ड चैलेंज करने लगेंगे। हर अवार्ड जब कोर्ट तक पहुंचेगा तो आर्बिट्रेशन का असली मकसद खत्म कर देगा। इसको लेकर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी आया कि सिंगापुर और यूके जैसे देशों में कोर्ट्स मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन यूएस और कनाडा में लिमिटेड मॉडिफिकेशंस अलाउ है, जैसे क्लैरिकल एरर्स या मिसकैलकुलेशन का करेक्शन। भारत अनसाइटल मॉडल लॉ को फॉलो करता है जो मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉडिफिकेशन अलाउ करता है तो ये इंडिया का आर्बिट्रेशन लॉ इंटरनेशनल नॉर्म से बिल्कुल अलग कर देगा। इसके लिए सबसे बड़ा पब्लिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर कोर्ट मॉडिफिकेशन अलाउ करता है तो बिजनेस डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व होंगे, टाइम और पैसे की बचत होगी और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट का इंटरफेरेंस जरा भी बढ़ा तो आर्बिट्रेशन का असली मकसद, स्पीड और इंडिपेंडेंस ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और लोग हर अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज करने लगेंगे, जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस को वीकन कर देगा। क्या ये डिसीजन लैंडमार्क बन सकता है? बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉडिफिकेशन अलाउ करता है तो भारत में आर्बिट्रेशन एक नया डायरेक्शन ले सकता है। ये डिसीजन कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंडिया के आर्बिट्रेशन सिस्टम का फ्यूचर तय करेगा। अब क्या डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट, बस ये देखना बाकी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार पर एक कर्मचारी के उचित रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया, जो 18 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया था। यह जुर्माना प्रतिवादी रिटायर कर्मचारी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिटायर कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसे 2007 में अपनी रिटायरमेंट के बाद से उसका रिटायरमेंट बकाया नहीं मिला था। अपीलकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की और राज्य को उसके लंबे समय से लंबित रिटायरमेंट बकाया को जारी करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी की परेशानी 1989 में शुरू हुई, जब उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
1994 में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। हालांकि 1997 में सजा का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दिया, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 13 साल बाद 2007 में उनकी रिटायरमेंट के 3 साल बाद राज्य ने उसी कथित कदाचार के लिए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस को चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में ले गया, जिसने अंततः अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द करके और राज्य को उनकी रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने का निर्देश देकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। राज्य ने तब इस फैसले के खिलाफ 391 दिनों की पर्याप्त देरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शुरू में न्यायालय ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई को पुनर्जीवित करने की राज्य की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की, विशेष रूप से उन्हीं आधारों पर जिनके आधार पर पहले जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने कहा, ऊपर दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2007 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति को 18 साल बाद भी उसकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया, उसे केवल अंतिम पेंशन मिल रही है। अदालत ने कहा, मामले के तथ्यों को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर इन याचिकाओं को देरी के साथ साथ गुण दोष के आधार पर खारिज करते हैं और प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर भुगतान किए जाने वाले 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं। इसके अलावा सभी लंबित रिटायरमेंट बकाया राशि का भुगतान उसी समय के भीतर किया जाना चाहिए। फिर अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों में बदलाव को बरकरार रखा है, जिसके अनुसार विदेशी चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन करने के इच्छुक लोगों को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नीट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा, स्पष्ट रूप से खुली आंखों से संशोधित नियम लागू होने के बाद अगर कोई उम्मीदवार प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है या चुनता है तो ये नियमों से छूट की मांग नहीं कर सकते, जो देश के भीतर चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि नियम विशेष रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदेश संविधान के विरुद्ध नहीं है और न ही यह अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ संघर्ष में है और न ही किसी तरह से मनमाना या अनुचित। नियमों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 34 सामान्य इरादा और 149 सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर स्पष्ट किया है। इसने फैसला सुनाया कि धारा 34 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में व्यक्ति के इरादे पर जोर दिया गया। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सामान्य इरादा और सामान्य उद्देश्य में क्या फर्क है। कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या अंतर है? कॉमन इंटेंशन का मतलब है पहले से बनाया गया योजना जिसमें 2 या ज्यादा लोग मिलकर एक आपराधिक कार्य करने का मन बनाते हैं। वहीं कॉमन ऑब्जेक्ट तब लागू होता है जब एक अनलॉफुल असेंबली 5 या ज्यादा लोग किसी शेयर्ड गोल को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं। कॉमन इंटेंशन के लिए पहले से योजना जरूरी होती है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में पहले से प्लान होना जरूरी नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को उस असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो वो सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा होने पर भी दोषी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ स्पष्ट किया कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 आईपीसी के तहत एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है और एक व्यक्ति की नीयत एक महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। वहीं सेक्शन 49 के तहत कोई व्यक्ति केवल एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा होने के कारण भी दोषी माना जा सकता है, चाहे उसने आपराधिक कार्य एक्टिवली किया हो या नहीं। For more such legal updates, follow India Legal. और कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.